હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. પાઠ 4ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. સૌप्रथम प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर उत्तर का चौरस में क्रम लिखिए. અહીંયા 4 विकल्प આપેલા છે. સાચો જવાબ ખાનામાં લખવાનો છે. सवाल नंबर 1, मैं अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहता हूँ. वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? निर्वाह તેની નીચે રેખાંકિત શબ્દ છે, તેનો જવાબ થશે ब निभाना. 2, शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र के द्वारा देश की आकांक्षा को पूरा किया. निर्मल वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो जवाब थशे ड गुणवाचक विशेषण है. 3, राजनीतिक शब्द में प्रत्ययन कौन सा है? अ इक प्रत्यय है. सवाल नंबर 4, आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सबसे पहले देश के नागरिक है. वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? અહીંયા નહીં હે આપ્યું છે એટલે જવાબ થશે બ મજલા નહીં હે. सवाल नंबर 5, वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे. सामान्य परिवार में ही परवरिश हुई और प्रधानमंत्री बनने तब भी सामान्य ही बने रहे. वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? जवाब थशे क विस्मय बोधक चिन्ह नहीं है. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 1 ब निम्नलिखित शब्दों के लिए इकाई में उपयोग किए गए शब्द लिखिए. एक जिम्मेदारी શબ્દ છે, દાયિત્વ એટલે કે પાઠમાં જે શબ્દ ઉપયોગ થયો હોય તે લખવાનો છે. લલકાર, આહવાન. 3, પ્રાધાન્ય તો તરજીહ. 4, વિશ્વાસ તો આસ્થા. 5, નિપુણતા તો દક્ષતા. 6, संयोग तो समन्वय. प्रश्न नंबर 1 क शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. एक, देश की प्रजा द्वारा चलने वाला तंत्र तो लोकतंत्र. 2, बिना फल की अपेक्षा काम करना तो निस्वार्थ. 3, सभी मंत्रियों में प्रधान हो ऐसा मंत्री प्रधानमंत्री. 4, घर के सभी सभ्यों का समूह परिवार. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य में उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? जवाब थशे शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी. जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे. सवाल नंबर 2, शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? जवाब थशे शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी. 3, शास्त्री जी जीवन भर किसके आदर्शों पर चलते रहे? जवाब थशे शास्त्री जी भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास और बापू के आदर्शों पर चलते रहे. 4, शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय कब प्रारंभ हुआ? जवाब थशे गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया, तब से उनके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ. 5, शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत कब हुई? सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ. उसमें भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा. यहीं से जेल यात्रा की शुरुआत हुई. 6, इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी. प्रश्न नंबर 2 ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, शास्त्री जी के जीवन को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया? शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था. वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे. वे अपनी चिंतन और कर्मशक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं. उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था. उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे. इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है. 2, शास्त्री जी की सफलता का रहस्य क्या था?
जवाब थशे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हो। 3. शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? कैसे? प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। 4. लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उसके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। 5. शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई। 6. छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्य का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। क. शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। जवाब थशे शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने का अवसर मिले, उन्होंने उसकी अपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। ब. शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। जवाब थशे गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। ग. शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। जवाब थशे लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया और हमारे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी ईमानदारी, सादगी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक महान नेता बनाया। प्रश्न नंबर 3 इस इकाई में आपको शास्त्री जी के जीवन के कौन कौन से गुण अच्छे लगे? जवाब थशे लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીંયા ફકરો આપેલો છે, તે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે।
एक, इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? जवाब थशे इंसान सफलता श्रम से ही प्राप्त कर सकता है। बे, पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है? पक्षी अपना पालन पोषण खुद कर सके इसीलिए उसे उड़ना सिखाया जाता है। 3, मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है? मनुष्य श्रम से ही आगे बढ़ सकता है, सुख सुविधा में रह सकता है और एक मुकाम हासिल कर सकता है। 4, रद्दी भी हाथ न आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रद्दी भी हाथ न आना, कुछ भी हासिल ना होना। प्रस्तुत परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? इस परिच्छेद का उचित शीर्षक श्रम से सफलता रहेगा। प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए और इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીંયા આપેલા શબ્દોના અર્થ લખવાના છે, પછી તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। 1, કર્મયોગી તો કર્મ का अनुसरण करने वाला। 2, निष्काम अनासक्त। 3, दक्षता तो निपुणता। 4, तरजीह तो प्राधान्य। 5, आस्था तो विश्वास। 6, समर्पित तो नोच्छावर। 7, विरासत तो उत्तराधिकार। 8, प्रदत्त तो दिया हुआ। आ रीते तमे लखी शको छो। हवे तेने शब्दकोशना क्रममां लखी शकाय। पहेलो आस्था, कर्मयोगी, तरजीह, दक्षता, निष्काम, प्रदत्त, विरासत, समर्पित। आ रीते तमे लखी शको छो। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 5 परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીંયા છે આપેલા ફકરાની અંદર જે રેખાંકિત શબ્દ છે તેના શબ્દકોશમાંથી અર્થ શોધીને લખવાનો છે, પછી તેને ફરીવાર શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। 1, ડકેતી તો લૂંટ। 2, આરોપ તો અપરાધ લગાના। 3, પદ તો પદવી। 4, તસ્કરી તો ચોરી। 5, ઈમાનદારી તો નિષ્ઠાવાન। 6, દ્રષ્ટિ તો નજરિયા। હવે તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવામાં આવે। આરોપ, ઈમાનદારી, ડકેતી, તસ્કરી, દ્રષ્ટિ અને પદ। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 6 जो मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो इस विषय पर निबंध लखवानो छे। हूँ अहींया एक नमूनारूप निबंध लखूँ छूँ, तमे तमने मनगमतो निबंध लखी शको छो। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो मेरी पहली प्राथमिकता देश के विकास और लोगों के जीवन में सुधार करना होगा। यहाँ कुछ कदम है जो मैं उठाऊंगा। मैं शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए काम करूंगा, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार करूंगा और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करूंगा। मैं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्योगों और कारोबारों को बढ़ावा दूंगा। मैं किसानों को समर्थन देने और कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए कृषि नीतियों में सुधार करूंगा। मैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करूंगा। मैं सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए काम करूंगा। मैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाऊंगा और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दूंगा। मैं वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कदम उठाऊंगा और उनके आवासों की रक्षा करूंगा। इन कदमों के माध्यम से मैं भारत को एक समृद्ध, सशक्त और सुखी देश बनाने के लिए काम करूंगा। प्रश्न नंबर 7 अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। અહીંયા एक वार्ता है, ते अधूरी है, ते आपने विचारीने पूर्ण करवानी है। एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल में प्राणियों में सबको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई, वहां से बहुत सी चींटियों को लेकर आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ, टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़ी ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैं तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं शेर हूं तो तुमने सवा शेर बनाकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। प्रश्न नंबर 8 अगर शास्त्री जी आपके सपने में आए तो आप उनसे देश की समस्या के बारे में कौन कौन से सवाल पूछोगे और शास्त्री जी उनका क्या जवाब देगी?
सोचिए और लिखिए। અહીંયા તમે જે પ્રશ્ન પૂછવા હોય તે પૂછી શકો છો અને તેનો ઉત્તર શાસ્ત્રીજી શું દેશે તે તમે વિચારીને તમારી જાતે પણ લખી શકો છો। મેં અહીંયા જે પ્રશ્નોને જવાબ લખ્યા છે એ જ પ્રશ્નોને જવાબ લખવા જરૂરી નથી। आप कैसे हैं शास्त्री जी? शास्त्री जी कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? शास्त्री जी कैसे? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। तमें कैसे? देश में बढ़ती रोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? ત્યારે शास्त्री जी कैसे? बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए हमें अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। तमें कैसे? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आपके क्या विचार है? शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार करने के लिए हमें इन क्षेत्रों में अधिक निवेश करना होगा। हमें अपने शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने होंगे। ત્યારે તમે કહેશો देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपकी क्या योजना होगी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने अपने प्रशासन प्रणाली में सुधार करना होगा। हमें अपने अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने होंगे। प्रश्न नंबर 9 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे खाली जगह अव्यय कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। 2. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम बाद प्रयुक्त के लिए किए जाते हैं और अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध करते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। 3. जो शब्द विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं वे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 अव्ययों को वर्गीकृत कीजिए एवं अन्य किताब में से ढूंढ कर लिखिए। के, आगे, अरे, कम, की जगह, इसीलिए, वाह, प्रतिदिन, भीतर, अरे बाप रे, इसीलिए, के साथ आवा शब्दों ने वर्गीकरण करी તમારે અહીંયા ક્રિયા વિશેષણ, સંબંધબોધક, સમુચ્ચયબોધક અને વિસ્મયાદિબોધકમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે। તો ક્રિયા વિશેષણમાં કમ, પ્રતિદિન, ભીતર, ઝટપટ, બહાર આવા શબ્દ આવશે। ત્યારે સંબંધબોધકમાં કે આગે, કે સાથ, સે મધુર, की जगह, के चारे ओर એવા શબ્દ આવશે। સમુચ્ચયબોધકમાં इसीलिए, और, तथापि, परंतु, किंतु આવા શબ્દ આવશે। વિસ્મય બોધકમાં અરે, વાહ, હાય, ઠહર, બાપરે આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી શકાય। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9 ક निम्नलिखित में से अव्यय छांटिए। आज मैंने बहुत कम खाया अव्यय थशे। आज क्रिया विशेषण अव्यय है। 2. अंजलि सोनल के पीछे बैठी है। पीछे संबंधबोधक अव्यय है। 3. नितेश और मितेश बातें कर रहे हैं और समुच्चय बोधक अव्यय है। 4. अरे क्या बात करते हो, अरे ए विस्मय बोधक अव्यय है। અહીં આપણા પાઠ 4ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।